Hello viewers, in this video we will discuss about federalism, right? So federalism क्या होता है? फेडरलिज्म को समझेंगे हम और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, तो जल्दी से हम इसे फिनिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि फेडरलिज्म होती क्या है? फेडरलिज्म का मतलब होता है सेपरेशन, डिवीजन ऑफ पावर, है ना? या तो डिवीजन ऑफ पावर बोलो या तो सेपरेशन ऑफ पावर बोलो। सो फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर, तो इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। उससे पहले फेडरलिज्म जो है, क्या हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है प्रॉपरली? तो नहीं, हमारे इंडिया में प्रॉपरली फेडरलिज्म, परफेक्ट फेडरलिज्म प्रैक्टिस नहीं होता है। हम ये भी जानेंगे कि किस देश में होता है। तो इफ़ यू नो देन यू कमेंट डाउन कि किस देश में होता है। एंड वैसे मैं तो बताऊंगी आपको। सो हमारे इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है एंड इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय केसी वेयर, ठीक है। एंड तो पहले हम इस चीज़ को समझ ही लेते हैं कि फेडरलिज्म जो परफेक्ट वाला फॉर्म है, सो परफेक्ट फेडरलिज्म यूएसए में प्रैक्टिस होता है एंड इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म फॉलो होता है, ठीक है। सो क्वासी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सारी पावर्स जो होती हैं वो जस्ट इक्वल डिवीजन के साथ बटी हुई नहीं है। ना तो स्टेट के पास इक्वल पावर का डिवीजन है, ना तो सेंटर के पास। हमारे इंडिया में क्या है कि यूनिटरी टिल्ट है ना, मतलब कुछ मामलों में यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी टिल्ट, है ना। हम क्वासी फेडरल कंट्री है, ठीक है। क्वासी फेडरल का मतलब कि यदि कुछ भी ऐसा डिबेटेबल वाला मुद्दा आए तो उस टाइम में हमारे कंट्री में जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है उन मैटर्स पर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और इसे हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है फेडरलिज्म को? तो दैट इज़ फ्रॉम कनाडा, ठीक है, कैनेडियन फेडरलिज्म से। एंड हमारे देश में क्वासी फेडरल चलता है। परफेक्ट फॉर्म जो है वो यूएसए में चलता है। अब यूएसए में क्यों चलता है? यूएसए में 50 कंट्री है और 50 कंट्री से ही हर टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। और वो 50 स्टेट कंबाइन आके उसने कंट्री फॉर्म करी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो हर स्टेट से दो मेंबर सीनेट से जाते ही हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब पावर जो है वो हर स्टेट में इक्वली डिवाइडेड है। बट इंडिया में क्या है, क्वासी फेडरल का मतलब कि यहाँ पर हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन वाइज होता है। मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा मेंबर्स जाते हैं, जिसकी कम है जैसे गोवा सिक्किम जैसे स्टेट हो गए उनसे कम रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। साथ ही हमारे स्टेट में हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न भी है, जैसे कि अभी हाल ही में जो हटा 2019 में 370 आर्टिकल 370 के तहत हटाया, मतलब आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, है ना, स्पेशल प्रोविजंस को हटाया गया। इसके अलावा 371 में और भी सारे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, इनको कुछ कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। तो ये क्या है, असिमेट्रिकल जस्ट फेडरेशन है। मतलब कुछ स्टेट में थोड़ा ज़्यादा पावर उनको दिया, मतलब कह सकते हैं कि पावर या फिर कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी गई है, राइट। इसके साथ इंडिया में यूनिटरी टिल्ट, ये तो मैं समझा ही चुकी हूँ। तो डिफरेंस देखिए कि यूएसए में परफेक्ट फेडरलिज्म का यूज़ हो रहा है। परफेक्ट बोलने का मतलब ही है कि सेपरेशन ऑफ डिवीज़न, मतलब पावर का जो सेपरेशन है या डिवीज़न है वो परफेक्ट रूप से देखने को मिलता है। बट इंडिया में नहीं है, अनइवन है। किसी को थोड़ा सा स्पेशल जस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट की ओर थोड़ा ज़्यादा रुझान या झुकाव देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू जस्ट मेंबर्स का जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि क्वासी फेडरल है, पूरा का पूरा फेडरल नहीं है। तो इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम मतलब कि जो यूएसए में प्रैक्टिस होता है परफेक्ट फेडरल, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं परफेक्ट फेडरल कंट्री। तो फीचर्स ऑफ फेडरल कंट्री, फेडरल सिस्टम में आ जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है जनरली, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। डुअल जो गवर्नमेंट, मतलब जैसे स्टेट की मैंने बात करी यूएसए में, तो स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर
मतलब स्टेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, दो चीज़ें होती है, एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, हर स्टेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, और पूरे कंट्री के लेवल पर एक दूसरा होता है। हर स्टेट की अपनी जस्ट अपनी कोड भी होती है। तो हर स्टेट के पास अपना कोड और एक कंट्री लेवल पर कोड भी होता है। तो ये क्या बना रहा है कि दो डुअल गवर्नमेंट बना रहा है, एक तो स्टेट की और एक पूरे कंट्री की। तो डुअल गवर्नमेंट मतलब पावर का डिवीजन। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल मतलब दो लेजिस्लेचर, जैसे इंडिया में भी है लोकसभा राज्यसभा, उस तरह से अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का तो बंटवारा होता ही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है जैसे अमेरिका का है, एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, ठीक है। तो ये फेडरल सिस्टम का फीचर्स है, ठीक है। इंडिया में क्वासी फेडरल चलता है, परफेक्ट फेडरलिज्म प्रैक्टिस में लाया जाता है अमेरिका में, ठीक है। इतने बात क्लियर हो गई। देन आगे हम बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म बहुत ही मज़ेदार है समझने में। तो सबसे पहला है, पहले आप इस कंसेप्ट को समझो यहाँ पर, केक, लेयर केक एंड मार्बल केक। मार्बल केक क्या होता है? मार्बल केक मतलब वैसी केक आपने देखी होगी जो ब्राउन कलर की केक आती है ना, ब्राउनी कलर की, जो एकदम मिक्स होती है ना। लेयर केक क्या होता है? लेयर केक मतलब ब्रेड फिर क्रीम, ब्रेड क्रीम, तो इसको बोलते हैं लेयर केक, ठीक है। तो लेयर केक एंड ब्राउनी केक या फिर मार्बल केक हम क्यों समझ रहे हैं फेडरलिज्म के कंसेप्ट में? इसलिए क्योंकि जिस तरह से लेयर केक होता है, लेयर केक की तरह हम कह सकते हैं हमारा डुअल फेडरलिज्म है, एंड मार्बल केक की तरह हम कह सकते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मार्बल केक में सब मिक्स होता है, राइट। जैम्स है या फिर चेरी है, सब कुछ मिक्स है आपस में, ब्रेड सब कुछ मिक्स है। तो उस तरह से मार्बल केक फेडरलिज्म मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पर स्टेट का अपना रोल है, यूनियन का अपना रोल है, लोकल बॉडीज़ भी है, तो सब मिलकर अपना काम कर रही है। तो ऐसा कॉपरेशन वाला फेडरलिज्म कहाँ देखने को मिलेगा? दैट इज़ इन इंडिया, ठीक है। मतलब नॉट क्लियर पावर का डिवीज़न नहीं है कि कुछ पावर स्टेट को दिया गया है, कुछ यूनियन को है, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में इंडिया में यूनिटरी टिल्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को के लिए मिलता है कि यूनियन गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा खुद को सुप्रीम दिखा सकती है ना। और ज़रूरत पड़े तो स्टेट के मामले में वो अपना जस्ट रूल भी बना सकती है स्टेट के रेजोल्यूशन पर, स्टेट यदि चाहे तो, है ना। तो ज़्यादा पावर हम देखते हैं कि यूनियन के पास है। बट इन यूएसए में लेयर केक का एग्जाम्पल, मतलब लेयर केक फेडरेशन हम कह सकते हैं, डुअल फेडरलिज्म मतलब स्टेट का अपना और पूरे कंट्री लेवल का एक अलग। तो यहाँ पर क्लियर डिवीज़न दिखता है पावर का, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज असिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड दूसरा है सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जहाँ पर, और सिमेट्रिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वल हो जहाँ पर। तो अनइक्वल जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ स्टेट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज मिला है, तो वो उनके पास पावर का इक्वालिटी सब में बैलेंस तो बना नहीं, उनको थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को था, या फिर और भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मिली हुई है। तो ये असिमेट्रिकल फेडरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा कि इनको थोड़ा स्पेशल या इक्वालिटी से थोड़ा ज़्यादा हट के मिला हुआ है, ठीक है, इक्वल नहीं है। एंड जो औरों को मिला है उनसे ज़्यादा कुछ इनको मिला हुआ है। एंड सिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है? तो फिर सिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता है कि सारे स्टेट हैव इक्वल पावर और स्टेटस। तो सिमेट्री मतलब इक्वली बांट देना, ठीक है। सो क्वासी फेडरल जो लिखी हुई है, क्वासी फेडरल अब मैंने बता ही दिया है आपको कि ये जस्ट होता है यूनिटरी टिल्ट, है ना, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस होता है। यूनिटरी टिल्ट के साथ इंडिया में यूनिटरी टिल्ट थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है यूनियन गवर्नमेंट का। देन एक कॉन्सेप्ट आता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर को पहले समझो। कमिंग टुगेदर मतलब जैसे कि अमेरिका जो था वो कॉलोनी था, है ना, ब्रिटिश के टाइम का कॉलोनी था। तो बहुत अलग अलग स्टेट थे। अब उन्होंने क्या करा, आपस में अलग अलग स्टेट उन्होंने डिसाइड करा कि हम आपस में एक होते हैं, और एक होने के बाद हम एक कंट्री फॉर्म करते हैं। इसीलिए यूएसए का फुल फॉर्म हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। यूनाइट हुए हैं वो सारे छोटे छोटे जो भी कॉलोनी थी वो आपस में यूनाइट हुए, 50 कॉलोनीज, और उन्होंने एक कंट्री का फॉर्मेशन किया। तो सारे
कमिंग टुगेदर, एक साथ आए और उन्होंने फॉर्म करा, जहाँ पर क्या होता है, ऑल इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर सब में है, अलग कोर्ट्स भी होता है सबका स्टेट में अलग अलग, और कंट्री लेवल पर अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हर एक स्टेट का अपना है और कंट्री लेवल पर अपना है। तो ये किन देशों में प्रैक्टिस करा जाता है कमिंग टुगेदर? तो मैंने तो बता ही दिया आपको कि अमेरिका में, उसके साथ यूएस ऑस्ट्रेलिया में भी होता है एंड स्विट्ज़रलैंड में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा होल्डिंग टुगेदर मतलब, होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में क्या है कि इंडिया को थोड़ा खतरा है इस चीज़ का कि बहुत सारे टाइम हम देखते हैं ऐसा कि सुनने के लिए हमें मिलते हैं कि अलग स्टेट का जस्ट डिमांड हो रहा है या फिर समथिंग एल्स, तो देश का कभी डिमांड होने लगता है, कभी स्टेट का डिमांड चलने लगता है। और वैसे भी हमने अपने पास्ट में बहुत सारे अपने इंडिया के जस्ट पार्ट्स को खोया है, इसलिए थोड़ा ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि आगे ऐसा ना हो कि इंडिया के पार्ट्स डिवाइड ना हो। दैट इज़ वाई हम होल्ड करके रखना चाहते हैं हमारी जस्ट कंट्री को, है ना, कि वो जस्ट पार्ट्स में डिवाइड ना हो, या फिर जो कि हमने पहले भी देखा है कि जब ब्रिटिश इंडिया थी तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कितने मशक्क़त के बाद, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जस्ट एफर्ट्स की वजह से हमने देखा कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट को जस्ट मनवाया गया एंड साथ में करा गया, और जो 3 स्टेट नहीं मान रहे थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उनको फिर मर्ज करा गया। तो बहुत बड़ी संघर्ष लड़ी गई, फिर यूनाइट करा गया एंड उसके बावजूद भी फिर हमने डिवीज़न भी देख लिया, पाकिस्तान का बंटवारा भी देखा एंड बांग्लादेश का फॉर्मेशन, ईस्ट बांग्लादेश मतलब ईस्ट बंगाल, राइट। तो ये सब चीज़ें की वजह से हमने डिसाइड करा है इंडिया में कि होल्डिंग टुगेदर, कि इंडिया बांध के रखने की काम करेगी। वाई? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी अलग है ना, और यूनिटी सबसे बड़ा, कि यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी को भी बनाए हुए चलना है। और अमेरिका में क्या था कि वहाँ पर एथनिसिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं करती है ना, सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, जनरली एक ही खान पान है वहाँ पर। बट इंडिया में ये वैरायटी है, तो इतनी वैरायटी को एकता में बांध के रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। दैट इज़ वाई हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को एक्सेप्ट करा है, ठीक है। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट कि यूनिटरी फीचर इन इंडिया। इंडिया में हम यूनिटरी फीचर, यूनिटरी हम क्यों बोल रहे हैं? यूनिटरी मतलब एक ही मतलब क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा पावर, तो उस पावर को हम समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यूनिटरी फीचर में इंडिया के पास कौन से फीचर्स हैं। तो पहला सिंगल सिटीजनशिप, पूरे चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो इंडिया में, आपके पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज़ इंडिया की सिटीजनशिप, है ना, तो सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा, फ्लैक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ मुद्दों में तो सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाती है, और किसी किसी में जो है वो हमें मेजॉरिटी थोड़ा स्पेशल वाला चाहिए होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है या फिर जस्ट ऐसे अमेंडमेंट करने हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ढांचे को चेंज करे, नॉट मेन ढांचे को चेंज करें, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को तो चेंज किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए तो बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे जब हम केसेस वाले जस्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी हो तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहती है ना, या फिर कोई भी जस्ट बिल लाना हो। वैसे बिल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बिल्स में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए रहता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का क्राइटेरिया है, साथ ही साथ सिंपल मेजॉरिटी का भी क्राइटेरिया है, जो कि फ्लैक्सिबल बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ही ला सकती है। रेसिड्यूरी पावर, मतलब कि ऐसा कोई मामला जहाँ पर जो कि स्टेट के हाथों में नहीं है, उन सारे मामलों पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उस पर लॉ बना सकती है। एंड ये तो हम जानते हैं कि जो गवर्नर रूल होता है, कि गवर्नर जो होता है वो स्टेट में प्रेसिडेंट के नुमाइंदे होते हैं, है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है, ये इंडिया को यूनिटरी फीचर की तरह शो कर रहा है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज दैट इज चैलेंजेस टू फेडरलिज्म इन इंडिया। अब चैलेंजेस क्या है? पहले तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। क्यों? यूनियन को ज़्यादा जस्ट पावरफुल या फिर हम
यूनियन को ज़्यादा यूनिटरी टिल्ट देने की वजह से, राइट। सो दूसरा है डिस्प्यूट, तो देखने के लिए हमें मिलती है इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जैसे वाटर्स या फिर रिवर्स पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता है, बॉर्डर्स पर ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाता है, कावेरी कृष्णा रिवर इश्यूज़ तो चलता ही रहता है, बॉर्डर इश्यूज़ देखने को के लिए मिलता है, राइट। ऑफ्टन स्टैंड रिलेशनशिप एंड मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356। 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़ तो बहुत ज़्यादा ही होता है कभी कभी स्टेट्स पर। जस्ट मैकेनिज्म यदि स्टेट का ना भी खराब हो तो भी बहुत बार स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ये भी फेडरलिज्म पर बहुत बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, कल्चरल एंड लैंग्वेज का इशू तो चलता ही है, क्योंकि हर स्टेट का अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी इथेनिसिटी है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये अपने में। एंड फिजिकल फेडरलिज्म, ये क्या होता है, फिजिकल मतलब फिजिकल टर्म का मतलब होता है जहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, मतलब एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज जस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो कि इंडिया में होता है एंड ये कहाँ पर प्रैक्टिस होता है, हम इसे कहाँ देख सकते हैं, तो नीति आयोग में, जो कि पहले की 1950 के टाइम में प्लानिंग कमीशन था, मोदी जी ने इसे रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया है ना। तो नीति आयोग जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट है। इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 में आती है, ये भी जस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट है। जोनल काउंसिल, फाइनेंस कमीशन जो कि अभी प्रेजेंटली 16th वाला चल रहा है, फाइनेंस कमीशन पर मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, राइट। तो फाइनेंशियल कमीशन अभी 16th कमीशन चल रही है एंड ये सारी की सारी जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट है, कि कॉपरेशन करके आपस में हम अपनी कंट्री को जस्ट ग्रोथ दे रहे हैं एंड कंट्री आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ मैं स्पेशल थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बोनस पॉइंट में, कि क्या आपको पता है कि जैसे हम अपने कंट्री में, हम अपने कंट्री को या फिर कंट्री के जो स्टेट होते हैं, जो भी राज्य होते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, इनको हम स्टेट के नाम से जानते हैं ना, स्टेट कहते हैं। जैसे एंशियंट टाइम में जो जब मैं आपको पढ़ाऊँगी या आपको जब बताऊँगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, डब्ल्यूपीटी में जितने भी थिंकर्स हैं, हॉब, लॉक, रूसो, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपको वहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगी कि किस तरह से जो एंशियंट टाइम में स्टेट होता था उनको पॉलिस स्टेट या सिटी स्टेट कहा जाता था, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि जैसे हम इंडिया में स्टेट कहते हैं, उसी तरह से अलग अलग कंट्री में स्टेट्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप मेरे को बताओ, पाक में क्या कहा जाता होगा, पाक मतलब पाकिस्तान में। स्विट्ज़रलैंड में क्या कहा जाता होगा। तो बेसिकली मुझे दो मैंने अभी जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक ये बात डिलीवर करूँ। तो पाक में जो स्टेट होते हैं, मतलब पाकिस्तान में जो होते हैं, वहाँ पर प्रोविंसेस कहा जाता है स्टेट्स को, राइट। एंड स्विट्ज़रलैंड में जो स्टेट होते हैं उनको कैंटन कहा जाता है, राइट, कैंटन। तो कैंटन स्विट्ज़रलैंड में, कैंटन या कैंटून बोल सकते हो, कैंटून, राइट, कैंटून स्विट्ज़रलैंड में एंड पाक में जस्ट प्रोविंसेस। तो ये थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ी मज़ेदार भी है, कि हमें जानना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, इंडिया में क्या कहा जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में क्या कहा जाता है। इसके अलावा भी और है, बट आपको यदि कुछ पता हो तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड हंसते रहिए, बढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए।